Hello friends. So now next topic of the is ozone depletion. Now as we start with the ozone depletion, first of all let us understand what is the ozone layer. So here the important point is the ozone layer is situated in a layer of atmosphere, we call it as stratosphere. Let me tell you that दो टाइप का ओजोन होता है, एक होता है गुड ओजोन और दूसरा होता है बैड ओजोन। तो ये जो गुड ओजोन होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ये गुड क्यों है? बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड विच इज वेरी हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। नाउ व्हाट इज द रेंज? लेट मी टेल यू दैट ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के भी लोअर लेयर में है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर which is nearly about 25 to 30 kilometers above the earth. Moreover, जो ओजोन की थिकनेस है उसे हम मेजर करते हैं, important, very important, that is measured in a unit, we call it as Dobson, that is DU. And also it depends upon the geographical and the seasonal conditions, कि कितना thick होगा वो geographical और seasonal conditions पे depend करता है। Now you can see that this is the outermost layer, that is what you call it as stratosphere. और स्ट्रेटोस्फियर के नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द अर्थ है ओजोन लेयर, जो हमें यूवी रेडिएशंस से प्रोटेक्ट करता है। जो हमें कौन से रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेडिएशन से। Now, as I told you that there are two types of ozone, one is good ozone and another one is bad ozone. तो ये गुड ओजोन है, that is present in the upper atmosphere or you can say that it is located in the stratosphere. जब लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है that is what you call, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो होता है ट्रोपोस्फियर की तरफ होता है, that is what you call it as bad ozone. Okay, now good ozone is not an air pollutant, in fact it protects from the UV radiations, और ये तो है एयर पोल्यूटेंट है जो अगर ब्रीथ हो गया तो वो हार्मफुल है, वो क्रॉप्स को डैमेज करता है, ट्रीज वेजिटेशंस वगैरह को, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से और ये डैमेज नहीं करता। तो ये जो क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। द नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन लेयर के कॉजेस क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज मेनली मेजर कॉज है ओजोन डिप्लीशन के लेयर के लिए, क्योंकि वे आर द रूट कॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, और ये टुगेदर ये जो दो चीजें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है इन्हें हम फ्रियॉन्स भी कहते हैं। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलॉन्स विच आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये सब कहे जाते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जो ओजोन को डिप्लीट करे या ओजोन के लेयर को थिन कर दे। जनरली इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हेलोजेंस होते हैं, दैट इज व्हाई ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ओजोन्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेकिंग द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, and these substances are called ODS, that is known as ozone depleting substances. फर्दर अगर हम बात करें तो यूवी रेज के टाइप की बात करते हैं। नाउ बेसिकली देयर आर ultraviolet rays that ranges from 100 nm wavelength. Here you can see that it ranges from 100 nm wavelength to 400 nm, that is nanometer wavelength. ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का व्हाट वी कैन से रेंज है। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू UVC, UVB एंड UVA रेज। मतलब बेसिकली हम कितने टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज देखते हैं? 3 टाइप्स की, ठीक है। सो दैट इज अल्ट्रावायलेट A रेज, अल्ट्रावायलेट B रेज एंड अल्ट्रावायलेट C रेज। अब इसमें से जो C है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की है
और अर्थ के ओजोन के लेयर को ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, सो इट इज नॉट हार्मफुल बिकॉज इट कैन नॉट पेनिट्रेट। नाउ यूवीबी वेवलेंथ जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ है, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, दैट इज यूवीबी रेज। तो ये जो यूवीबी रेज है वो 290 से 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे होती है एंड ये लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से स्किन को डैमेज कर सकती है, एजिंग, स्किन टैनिंग, बर्निंग वगैरह करती है और ये इजीली अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती है। अनदर वन इज द UVA रेज जिसकी वेवलेंथ 320 से लेके 400 है और ये सबसे हार्मफुल है। UVA रेज सबसे हार्मफुल है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी हार्मफुल what we can say rays गनी जाती है, so it can even cause mutations and skin cancers. So here I say UVA and UVB is completely absorbed by the earth's atmosphere और सबसे ज्यादा harmful अगर हम देखें तो it is UVA kind of rays. Further if we talk about what causes ozone depletion things. Now as I told you कि दो ही रेज है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ के अंदर आ सकती है, ओके, लेकिन यूवीसी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अर्थ पे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं विच आर मेंशन्ड एज फ्लोरोकार्बन्स जो एरोसोल्स होते हैं, हेलोन्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, मिथाइल ब्रोमाइड है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब जो रिलीज होती है यू कैन से दैट इज वो रिलीज होकर एंटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। अब यहां पे यू कैन से दैट दिस इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसका जो ये एक क्लोरीन है वो इससे डिटैच हो जाता है, यू कैन सी ओवर हियर दैट इट इज गेटिंग डिटैच एंड ये ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है, यू कैन सी ओवर हियर, ओके, इसको जाके ये तोड़ देता है, ओके। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो क्या करती है, ओजोन के लेयर को तोड़ देती है, क्लोरीन उसमें अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो रिएक्टिव क्लोरीन एटम होता है वो ओजोन को तोड़ता है और क्लोरीन में उसको रिएक्ट करके ऑक्सीजन एटम्स के साथ लीव करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड्स बना देता है जो वापस रिएक्टिव है और ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है। मतलब कहीं ना कहीं वो ओजोन को तोड़ के एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा और दूसरा बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो क्लोरीन वापस दूसरे ओजोन के लेयर को तोड़ता ही रहेगा। मतलब अल्टीमेटली one chlorine atom has a capacity to break down 1 lakh molecules of ozone layer, ठीक है। 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन लेयर एक क्लोरीन एटम तोड़ सकता है और ये ओजोन को डिप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज हो रही है एंटार्क्टिका में। क्यों? व्हाई इज इट थिनिंग ओनली इन द पोलर एंटार्क्टिका रीजन? तो उसका रीजन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो बेसिकली हर जगह से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक के एयर के मोशंस की वजह से जाके कहाँ जमा हो रहे हैं, दे आर गेटिंग accumulated at the Antarctica region। और एंटार्क्टिक जोन में ज्यादा ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वहां एक स्पेशल एटमॉस्फेयर है, कोल्ड रीजन, जो कहीं पे भी अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करता और वहां पे बहुत ही लो टेम्परेचर विंड ब्लो होती है जिसे हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, PCS, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो बहुत ही लो टेम्परेचर की वजह से बने हुए विंड के क्लाउड्स होते हैं। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे चीज उसमें ज्यादातर ओजोन होल क्रिएट कर सकते हैं. सो आई जस्ट लेट यू नो वन सिंपल थिंग कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ज्यादातर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, दे गो एंड गेट गैदर्ड एट एंटार्क्टिका, और वहां पे वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बना देते हैं जिसमें मेनली लो टेम्परेचर की वजह से क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे सब्सटेंसेस का गैदरिंग हो जाता है और फिर वो ओजोन को तोड़ना शुरू कर देते हैं. इसीलिए ज्यादातर हमें ओजोन का डिप्लीशन कहाँ देखने मिलता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द एंटार्क्टिका. What are the effects of this ultraviolet rays? Ultimately जो हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है क्योंकि ओजोन का लेयर थिन हो चुका है. म्यूटेशन इन डीएनए, एजिंग ऑफ स्किन, स्किन कैंसर, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस. और दूसरा होता है कैटरेक्ट. इसके इफेक्ट्स याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली ऐसा कहा जाता है कि ये सब UVB और UVA रेज से होता है. Now, when proteins of eye form clumps that prevent lens from sending clear images to retina, मतलब हम इसे गुजराती में कहते हैं मोतियू, राइट. सो या फिर हम कहते हैं कि आंख में बीड जैसा बन जाना, क्योंकि प्रोटीन्स अल्ट्रावायलेट रेज से कोएगुलेट हो जाते हैं और क्लम्प बना देते हैं, तो क्लियर इमेज रेटिना तक जाती नहीं है. नाउ अब प्रोटेक्ट करना है तो कैसे, किस तरह से करना है, कैसे करना है. सो वर्ल्ड लेवल पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट दिस टॉपिक इज, बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटीज होती है और एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, राइट. इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के बीच में हुई थी और इसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ये कहाँ हुई थी, तो इट हैज बीन डन इन मॉन्ट्रियल, कनाडा. 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ने अग्रीमेंट साइन किया था कि उनकी इंडस्ट्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम एमिट करेंगी. वो हुई था अग्रीमेंट ऑन 16 सितंबर 1987 और अप्लाई हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989. दैट इज एग्जैक्टली, यू कैन सी आफ्टर 2 years. और उनका मेन था टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ ozone depleting substance that are responsible for the ozone depletion. So ऐसी काफी सारे protocols आएंगे. Montreal protocol है, remember that it is meant for protection of ozone. So this was all about today's lecture और next lecture में हम बात करेंगे solid waste की.